ओम शांति। तो आज आदरणीय गुलजार दादी के साथ के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे आत्मा का बहुत बड़ा एक सौभाग्य मिला, जो कि आदरणीय दादी जी के साथ 8-9 साल दिल्ली पांडवन में रहने का मौका मिला साकार में। वैसे तो कहा जाता है, पत्थर को अगर पारस का संग मिल जाता है तो क्या बन जाता है, वो भी पारस बन जाता है, सोना बन जाता है। सचमुच मेरे जीवन का भी यही मिरेकल है। मेरा जीवन एक पत्थर था, पत्थर, जो कि लौकिक पढ़ाई तो 11 साल तक मैं गया ही नहीं था लौकिक पढ़ाई के लिए, और भी ऐसे जगह पर जन्म हुआ था जो बकरी चराते हैं, जिसमें 8-8 दिन महीना नहाते भी नहीं थे हम लौकिक में, और खेती बाड़ी में रहते थे। तो घर में कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो मैं भी 11 साल तक नहीं गया था, खेती में रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारी खेती से रोज़ बच्चा थैला लटका के जाता था, मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। तो लेकिन मैं जाने के अंदर गांव में जब गया तो वो स्कूल में पहुंच गया, अंदर रूम थी, पहुंच गया। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, दूसरे वापस आया। फिर दूसरे दिन मुझे लगा मुझे भी जाना है, तो चला गया। तो अंदर टीचर बैठा था, एक ही टीचर था, 7 कक्षाएं थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। कहा कि पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर हमको पता नहीं, घर वालों ने बोला नहीं, हम खेती में रहते हैं। तो कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। कहा कि उम्र ज़्यादा है, और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, तीसरे को। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं रोज़ लगन से आता था, कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था। तो टीचर ने लगन दे करके रोज़ परमिशन। तो लेकिन घर वालों ने मना किया, कहा कि अपने पास पैसा नहीं जाना। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। तो 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, उस रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। तो ऐसे करके पढ़ाई किया। तो 9वीं कक्षा में जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किताब मिला, और उस किताब ने जीवन में परिवर्तन किया। उस किताब में 3 लोग का चित्र था। 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया है, चांद से पार कोई गया ही नहीं, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। तो मैंने सोचा कि हमारे सर ने तो कहा मनुष्य चांद तक गया है, यहाँ किताब में तो चांद से भी पार हो, ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, यहाँ कौन गया है? तो मैंने उस किताब को लेके जाकर के सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने तो बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। कहा कि नहीं कोई नहीं गया। मैंने कहा मेरे पास किताब है, वो लाकर दिखाया, बाजू की लिखत पढ़ी। कहा कि छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर तो ज्ञान तो चाहिए। तो मैंने उस किताब को प्रिंसिपल के पास लेके गया। हमने कहा तो उनको पूछा, वो भी कुछ ऐसे ही जवाब दिया। तो मैं जो भी पढ़े लिखे पूछता था, चंद्रमा से भी पार कौन गए? तो वही फिर मैंने क्या क्या आइडिया आई, उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, स्टैंप लगा था, नागपुर का छपा हुआ। तो वहाँ एक पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, 15 पैसे एक पत्र लिखा। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाई करके प्रश्न भेजा। तो वहाँ से मुझे पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैंने 10 रुपये तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचता रहा, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने के बाद 10 रुपये इकट्ठे किए, उसको एमओ से भेजा, और उससे मुझे करस्पॉन्डेंट की कोर्स की किताब आई, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है। 1 महीने में किताब आता था, उसको बार बार मैं पढ़ता था। तब तक मेरी 10वीं भी हो गई, और 10वीं में ड्रामा अनुसार बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया था। 10वीं के बाद फिर मैंने सोचा परिस्थिति तो पढ़ने की नहीं है, तो मैं ITI का कोर्स करूँगा। तो बड़े शहर में गए थे, एक महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक विटा करके शहर है, वहाँ चला गया। जब वहाँ गया तो वहाँ
लगभग 6 महीना ITI में पढ़ाई कर रहे थे, चल रहा था। तो एक दिन अचानक कुछ गीत बजने लगा, घर जाना है, ये ऐसे हमारे ITI के ऊपर। तो मैंने सोचा घर और कहाँ जाना है। तो मैं जब ऊपर गया तो वही चित्र लगे थे। तो मैंने सोचा अच्छा मेरे पास जो किताब है वही ये नॉलेज है। तब से मैंने वैसे ITI में पढ़ाई में मेरा बहुत लगन रहती थी, तो कभी मिस नहीं करता था। ITI में भी मेरी करीबन 100% जितनी प्रेजेंट ही रहती। तो जब तक वो लोग थे प्रदर्शन लगी थी, रोज जाता रहा। उसके बाद फिर 7 दिन का कोर्स किया दोबारा। उसके बाद फिर मुरली चालू किया। मुरली में बार बार वो शब्द आते थे, हम सभी आत्माएं, आत्मा। तो मैंने अपने उसी समय वहाँ उस शहर में यात्रा भरी थी, तो यात्रा में गए थे, तो उस समय अपने हाथ पर लिख करके रखा मैं आत्मा हूँ। और इसी में भी और इसी का एक बहुत अभ्यास किया, तो योग का अभ्यास करते रहे। ऐसे करके 2 साल, उसके बाद ITI पूरा हुआ। तो ड्रामानुसार फिर बाबा मिलन के लिए मधुबन में आने का मौका मिला। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो हमारे क्लास वालों ने मुझे कपड़े भी सिलाई करके दिया और टिकट निकाल करके लेके आए। जब मधुबन देखा तो बहुत लगन लगी कि सेवा अगर करनी है जीवन में तो यहाँ सेवा करनी है। लेकिन बहनों ने कहा नहीं, ये पहली बार आते तो नहीं रखते, तो अब ऐसे करके वापस चले गए। लेकिन मेरे वहाँ की हमारे बहनें थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, बहुत छुट्टी नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मधुबन निवासी बनना है। हमने क्या किया, 6 महीना ITI तो पूरा हुआ था, 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग तपस्या की, 6 महीना, जिसका परिणाम मधुबन में आने का मौका मिला। दोबारा आए थे, सेवा का चांस मिला। तो सेवा करते करते विज्ञान भवन में मुझे सेवा मिली थी। गदीला बिछाना, ये पार्टी आती थी उस समय। और उस समय तो 2 दिन के बाद बाबा आता था, 2 दिन के बाद बाबा आता था। तो इस तरह से वैसे तो 1 महीना ही रखते थे, 1 महीने के बाद सेवादारियों को फिर वापस भेज देते थे, क्योंकि मधुबन ही था उस समय। ज्ञान सरोवर, ग्लोबल, शांतिवन उस समय कुछ नहीं था। ये 86-7 की बात है। तो लगन से सेवा करते थे। फिर वो वहाँ शांतामय दादी जी उस समय इंचार्ज थी सेवादारियों की। तो जब भी जाते थे पूछती थी भैया अच्छा आपको कितना समय हो गया। हमने कहा दादी 1 महीना हुआ। तो कहा कि अभी आप टिकट निकाल करके जाओ। तो मैंने वो भाई को बोला जिनके पास सेवा करता था, तो उन्होंने कहा मैं दादी से बात करूँगा। दादी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि इस भाई को भेजेंगे तो हमको 3 भाई 4 भाई चाहिए, 4 भाई का सेवा आपके लग। तो ऐसे करते करते 2 साल मधुबन में रहे। ट्रायल में नाम भी आ गया। और रात उस समय कभी कभी तो बाबा तो रात शाम को आते थे 6-6:30 बजे, सवेरे 6 बजे तक रहते थे। तो हम लोग सेवा भी करते थे और साथ में बाबा मिलन का रात जागते भी थे। बहुत अच्छा है। तो एक दिन ऐसे सेवादारियों से बाबा मिल रहे थे, ग्रुप को सामने बिठा करके। क्योंकि मैं जब पहली बार आया था बाबा से मिला था, तो उस समय बाबा ने वरदान दिया था मुझे, बच्चे तुम बाबा के छत्र छाया में रहने वाले महान विजयी आत्मा हो। तो मैंने सोचा छत्र छाया तो मधुबन आए तो मैं मधुबन निवासी बनूंगा। तो इसी वरदान से मैं यहाँ आ गया। उसके बाद जब सेवादारी से बाबा मिल रहे थे, बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा मतलब ऐसे नहीं कि मधुबन में रहना, बाबा जहाँ भी भेजेंगे सेवादारी जा सकते हैं। तो हमको तो हाथ उठाने, जैसे यहाँ भी हम लोग डायमंड हॉल में आकर उठाते हैं, हर बात में हाथ उठाया। तो दूसरे दिन क्या हो गया, गुलजार दादी ने किसी के द्वारा वहाँ दिल्ली पांडवन में फॉरेनर आते थे, विदेश के भाई बहन। उस समय शायद अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं था इंटरनेशनल, एक तो मुंबई में था, दूसरा दिल्ली में था। इसके कारण विदेश के जो भी बीके भाई बहन हैं जो नए आते हैं, वहाँ दिल्ली में ज़्यादा आते थे, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा मार्केट वगैरह भी है और नज़दीक भी पड़ता है, इसीलिए आते थे। तो सेवा के लिए ज़रूरत थी, कभी 250-300 कभी कभी होते थे, यहाँ जाने वाला ग्रुप, उधर से आने वाला ग्रुप। तो दादी जी ने मुझे, गुलजार दादी ने किसी के द्वारा 2 बजे, दिन में 2 बजे बुलाया। वो भाई को ऐसे बुलाओ, पता नहीं कैसे पता चला, दादी को बुलाया। तो मेरे को कहा
मुझे तो नशा चढ़ी। बाबा के रथ ने मुझे बुलाया, जिनके द्वारा हम बाबा को मिलते हैं, क्योंकि नज़दीक कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। तो दादी ने कहा आपने दिल्ली तो नहीं देखी ना? हमने कहा नहीं दादी देखी। कहा कि दिल्ली जाओगे? हमने कहा दादी आप भेजेंगे तो जाएंगे। लेकिन दादी ने कहा अभी अभी आप आधा घंटे में अपना सामान लेके आना। अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, केवल एक ट्रंक था और एक ही ड्रेस था। मैंने कहा हाँ दादी, लेकिन कहा कि ये बात यहाँ के किसी भी भाइयों को नहीं बोलना, किसी को भी नहीं बोलना मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ, कुछ बोलना ही नहीं। तो मैंने कहा दादी जी मैं जिसके पास सेवा कर रहा हूँ उसको तो बोलना पड़ेगा, फिर मैं वापस आऊँगा। नहीं कहा कि हम वो देख लेंगे। तो उस समय मुझे लगा कि हमें बड़े भेज रहे, बाबा का रथ भेज रहे हैं, जैसे बाबा ही भेज रहे हैं, तो जो होगा सब करके मैं क्या क्या दादी ने जैसे कहा। मैंने ये सोचा नहीं कि इतना अच्छा मधुबन छोड़ करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाबा भेज रहे जो होगा सब अच्छा होगा करके मैं दादी ने जैसे कहा नीचे आप रोड आया और यहाँ से जनरल क्योंकि अचानक जाना था तो जनरल टिकट बना करके दिल्ली चला गया। तो उससे वहाँ जो टेबल वगैरह रखते थे, फॉरेनर खाना खाते थे, टेबल पहुँचना उनको खाना खिलाना, ऐसा कुछ पहले 2 दिन सेवा मिली। तो मुझे इतनी हिंदी नहीं आती थी, तो वहाँ जो संभालने वाला भाई उन्होंने मुझे एक टीन मांगा, टीन डब्बे को उधर टीन बोलते, टीन या कनस्तर बोलते हैं, मुझे वो समझा नहीं। तो मैंने धीरे से आवाज़ में कहा कि भाई जी क्या लाना है? तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि दादिया पता नहीं कौन से गधे भेज देते जिनको हिंदी भाषा भी नहीं आती। तो वो एक भाई को कहा इसको जाकर बगीचे में छोड़ के आओ। तो मुझे लेके जा करके बगीचे में छोड़ दिया। 9 बज गया, 10 बज गया, 11, 12 बज गया। तो एक पुलिस वाला जो रात को सिक्योरिटी करता है वो डंडा पटकाते हुए जा रहा था। तो मेरे को अंदर से संकल्प चलने लगे मैं कहाँ पहुँच गया, मधुबन कितना अच्छा और कहाँ पहुँच गया। तो दूसरा मन कहता है तुमको किसने भेजा है? बाबा के रथ ने भेजा है, बाबा ने भेजा है, जो होगा सब अच्छा होगा। तो तीसरा मन कहता है पुलिस वाला लेके जाएगा, जेल में कहीं रख देगा तो क्या अच्छा होगा। तो इसी तरह मन में बहुत संकल्प चलने लगे। फिर दूसरा मन कहता है मधुबन में जाऊँगा तो वहाँ तो कोई रखेगा नहीं, मैं तो बिना पूछे आया। तो फिर दूसरा मन कहता है नहीं बाबा ने भेजा है, बहुत अच्छा होगा। इस तरह से मन में काफ़ी अंदर से संकल्प चलने लगे। फिर मैं सोचा कि वापस भी अभी घर में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो 3-4 साल घर तो ये किया था, कुछ था भी नहीं। क्या ऐसे संकल्प बहुत चलने लगे। तो ऐसे करते करते रात को 2 बज गया। तो 2 बजे तो जैसे बाबा सामने आकर के कहते बच्चे कहीं नहीं जाना, वापस सेंटर पर जाना, आपको हिंदी सिखाएंगे करके सामने से जैसी आ। तो मैं क्या क्या चुपचाप अपना योग करते बैठा 5 बजे तक, कोई संकल्प नहीं चलाया। सेंटर पर गया पांडवन में। तो वो सामने से भाई आ रहा था, उसने कहा तुम वापस आ गए, तुम मेरे पास सेवा नहीं कर, किचन में जाओगे पोछा लगा दो। तो फिर मैंने क्या क्या पोछा लगाने के लिए किचन में गया। और जब से किचन में वहाँ गया आज 30-35 साल से किचन में सेवा करता हूँ। लेकिन मुझे आता कुछ नहीं था किचन का। उस समय पोछा लगाने के लिए भेजा था। तो मैंने क्या करता था, पोछा लगाते लगाते एक भाई खाना बनाता तो उसको बोलता था भाई जी वो क्या बना रहे? मेरे को कहता तुम इधर नहीं देखना, तुम अपना काम कर लेना। तो फिर मैंने अपना तिरछे नज़र से वो देखता था क्या क्या डाला, क्या क्या। उनको तो जी वो राई बोलने भी नहीं आता था। मैं सोचा काला काला वो गोल गोल है वो डाला पहले, फिर वो डाला, ऐसे करके एक डायरी बनाई, उसमें लिखा सब। ऐसा करके 6-7 महीना हुआ होगा। लेकिन अचानक उस भाई को वहाँ से जाना पड़ा। तो दादी ने मेरे तब तक गुलजार दादी भी आई थी मधुबन में, मधुबन से वहाँ, क्योंकि दादी जी 6 महीना वहाँ रहती थी गुलजार दादी। तो वहाँ आने के बाद तो दादी ने फिर मेरे को कहा तुम खाना बनाओगे? हमने कहा हाँ जी दादी, क्योंकि मैं हाँ जी बोलता था, बाकी बाबा मदद करता था। तो जब पहले देखता था मैं वो डायरी में वो सब्जी है तो उसके क्या क्या डालना होता है, वो डायरी देख करके फिर आकर के छोंक लगाता था। तो धीरे धीरे ये वहाँ खाना बनाना शुरू किया। तो रोटी तो आती नहीं थी गोल गोल बनाने। रोटी बनाते समय वो मैप जैसी बनती थी। तो वहाँ की पढ़ी लिखी बहनें थे, कभी लेकर के आई डोंट लाइक इंडिया मैप बोलते। तो दादी जी कहती नहीं ये भाई है ना बहुत योग लगाते हैं, आप लोग खाओ, इसका हाथ का खाओगे आपका भी योग लगेगा। ऐसे दादी उमंग देती थी।
तो दादी कहती थी, मैं भी कभी कभी, दादी भी वही सिंधी रोटी बनाते थे हम लोग। तो सिंधी रोटी मतलब वो रोटी फुल्का जैसे बेल करके बीच में तेल लगा करके फिर फोल्ड करते थे, फिर दोबारा उसको बेलते थे तो परोठे जैसे, लेकिन उसको तेल नहीं लगाते थे, उसको सेकते थे गैस के ऊपर, तवे में करके गैस के ऊपर सेकते थे, फिर ऊपर से तेल लगाते, उसको सिंधी रोटी कहते हैं। वो नरम रहती है। वो जो भी दादी आती थी, चाहे दादी प्रकाश मिली जी आती थी, चाहे मनोहर दादी, वो क्योंकि वहाँ से सभी तरफ जाते थे, तो उस समय फिर वो दादियों को भी वो देते थे। तो धीरे धीरे मैं खाना बनाना भी सीख गया। तो इसी तरह वहाँ रहने का मौका मिला। लेकिन कभी कभी दादी जी किचन में चक्कर लगाती थी। एक दिन अचानक आई तो दादी ने मेरे को कहा, भगवान भाई आपकी स्थिति अच्छी है? मैंने बोला हाँ दादी बहुत अच्छा है। नहीं चेक करो, थोड़ा कुछ गड़बड़ी चल रहा है। मैंने कहा नहीं दादी बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं दादी। कहते वो कुछ एक दो भाई थोड़ा आपस में होता है कि परिवार में कुछ आपस में गुस्सा कर किया था। तो मैंने कहा हाँ दादी सुना है गुस्सा किया था। कहते तुमने भोजन बनाया, तुम्हारा भोजन वो लोगों ने खाया और गुस्सा किया, इसका मतलब तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। तो दादी जी कितना मतलब अटेंशन दिलवाती थी कि भोजन बनाने वालों को कितना योग। आज किसी माताएं कहते हैं मेरे बच्चे ठीक नहीं होते, मेरे ये, अगर हम भोजन बाबा की याद में बनाते हैं तो दादी कहते सब पूरा परिवार अच्छा बनता है, याद दिलाती थी। तो इसी तरह छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें बहुत दादी जी अटेंशन खिंचवाती थी। और दादी जी ऊपर रहते थे, सारे बहनें भी ऊपर रहता था, नीचे म्यूजियम वगैरह था। तो दादी जी सवेरे खुद 3 बजे उठती थी, मैं देखता था क्योंकि मेरे को रात का पहरे की भी सेवा वहाँ मिली थी। तो 3 बजे दादी उठ करके लाइट लगा करके योग करती थी, और सारी बहनों को भी 3:30 के बाद उठा करके कहते जाओ तुम भी योग करो। तो सारी बहनों को भी ये कर लेते थे। तो इसी तरह दादी का योग के ऊपर बहुत आते हैं। और शाम के समय भी नुमा शाम का योग दादी जी कभी भी मिस नहीं करते थे। पांडवन के सामने ही वहाँ छोटा सा गार्डन है, तो वहाँ दादी जी एक चेयर लेकर के वहाँ रखते थे और एकांत में योग करते थे। तो ये हमने प्रैक्टिकल में दादी जी को देखा। दादी जी जोन इंचार्ज होने के कारण वहाँ काफ़ी सारी बहनें आती थी दादी से मिलने के लिए, क्योंकि हमको दादी बोलती थी भाई आज इतनी बहनें आने वाले हैं, उनका भी तुम नाश्ता बनाना। तो जब बहनें दादी जी से मिल करके नाश्ता करने के लिए आती थी तो मैं ये पूछता था दादी जी से मिले? कहता हाँ मिले तो, लेकिन दादी ने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सुना तो होगा। आप किसी के निगेटिव बातें कुछ बुराई तो नहीं सुना रहे थे? हाँ किसी की कंप्लेन थोड़ी थी, एक छोटी बहन की थोड़ी। मैंने कहा छोटी बहन 2 बजे उठती है, पोछा लगाती है, इतनी विशेषता नहीं सुनाई? कहते नहीं नहीं थोड़ी कंप्लेन। मैं ये देखता था दादी को, अगर कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता था दादी सिर नहीं हिलाती थी, बिल्कुल चुप हो जाती थी, जैसे वहाँ आई नहीं, चली गई। सुनाने वाला चुप वहाँ से निकल जाता था, किसी की भी हिम्मत नहीं रहती थी। चलो तुम
बात चल रही थी, जब दादी जी कभी भी कोई किसी की ऐसी निगेटिव बातें सुनाते थे, सिर नहीं हिलाते थे। हम क्या करते, हमें कोई सुनाता है तो अच्छा और क्या हुआ, अच्छा करके सिर हिला कर, सुनाने वाला तो अपना विकर्म बना रहा है, लेकिन सुन करके हमें उसको उमंग गुस्सा दे रहे हैं। तो ये हमने दादी जी ये सीखा कि कभी भी अगर कोई निगेटिव बातें सुनाता है तो इस तरह से। तो कभी जब मैं तो 1 साल 1.5 साल रहा, फिर उसके बाद घर जाना था, तो दादी ने कहा घर तो जाना लेकिन घर में नहीं बैठना, सेवा करना। दादी जी मतलब ऐसे सेवा करने का सिखा। मैंने कहा दादी जी हमको तो क्लास वगैरह करने नहीं आता। कोई बात नहीं कहते, मैं आपको टेप में भर के देती हूँ। तो वॉकमैन कहते एक वॉकमैन लेके आओ किसी का, उसमें कैसेट डाला और दादी जी ने खुद कहाँ कहाँ जाओगे बताओ। मैंने कहा दादी मैं अपने सेंटर पर जाऊँगा, कोल्हापुर जाऊँगा, सांगली जाऊँगा, पूना जाऊँगा, आसपास सोलापुर जाऊँगा, गोवा जाऊँगा, ऐसे कुछ नाम बताएं। तो दादी जी ने वो बहनों के नाम, क्योंकि उस समय तो ना इंटरनेट था ना टेलीफोन का इतना सुविधा थी, तो दादी ने सभी बहनों को याद दिया, कहा कि हमारे पास भगवान भाई है, वो आपके पास आएगा, बहुत अच्छा सेवा करता है, आप लोग खातिरी करना और क्या क्या पुरुषार्थ करना, ऐसे सबको याद देते हुए कैसेट भर दिया। तो इस तरह से हम लोग जाते थे, थोड़ा जितना सुनाना है सुनाते थे, फिर दादी जी का कैसेट लगा लेते थे, तो सब सुन करके बड़े खुश हो जाते थे। तो इस तरह से फिर दादी जी आने के बाद पूछती थी कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या सेवा की बताओ। तो जब भी हम लोग जाते थे ज़रूर कैसेट भर के लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे कभी ब्रिजमन भाई जी का भी, आसिया बहन का भी भर लेके जाते थे। तो इस तरह से सेवा करना सिखाया। कहते घर में जा कर के बैठेंगे तो वो भी ये लगेगा। तो एक बार क्या हुआ, अचानक दादी जी के पास है हमारे घर से टेलीग्राम आ गया। तो दादी जी ने मेरे को बुलाया, कहा कि भगवान भाई घर के सब ठीक है। मैं बोला हाँ दादी ठीक है, घर जाने की इच्छा हो रही है। हमने कहा नहीं दादी अभी वो क्या आया था सिर्फ में। तो कहा कि नहीं जाने की इच्छा नहीं है, अगर कोई घर में बीमार हो तो मैंने कहा नहीं दादी जाऊँगा नहीं, अगर ज़्यादा बीमार हो हमने नहीं जाएंगे। तो कहा कि माता जी बहुत बीमार है। मैंने कहा दादी जी अब नहीं जाएंगे। कहता है नहीं माता जी ने अब शरीर छोड़ा है ना। कैसे दादी जी पहले ये बना दिया, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी, स्ट्राइक था, जा नहीं पाए, इसीलिए फिर गए नहीं। फिर भी है ना दादी जी कभी अपने मन को मजबूत बना लेते, डायरेक्ट किसी को नहीं बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ करके। धीरे धीरे मेरे को मनोबल को मजबूत किया, फिर बाद में बताया। तो गया नहीं। फिर उसके बाद कहा कि हम सबको आप पत्र लिख करके, मैंने क्या किया जो जो संपर्क है सबको योगदान करने के लिए सबको ये लिखा, पत्र लिखा। तो कई लोगों ने योगदान किया, तो बातें भूल गई। तो इस तरह से जब भी दादी जी विदेश जाती थी, जैसे पांडवन में हम लोग 25 जन रहते थे, तो सभी को बुला करके छुट्टी लेती थी और सबको पूछती थी अच्छा बताओ आपके लिए क्या लाए। जैसे कोई माँ बच्चों को कहीं जाती है तो सभी बच्चों को कहते आपके लिए क्या लाना है, तो सबको पूछती थी क्या लाना है क्या। तो मैं कहता दादी मुझे पेन लाना है, पहले एक पेन, एक छोटा सा शार्प आता है, आजकल इंडिया भी मिलता है, पहले नहीं मिलता था वो। मैं क्योंकि मेरे को लिखने का बहुत शौक था, हैंड राइटिंग अच्छा, राइटिंग में लिखने का, आर्टिकल वगैरह, तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी अच्छी आती थी। मैं पेन मंगाता था, नहीं कहिए और कुछ मंगा दो, कुछ जैकेट मंगा दो, कोई कोट मंगा दो। मैंने कहा दादी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेन चाहिए। तो नीलू बहन को बोलते नोट करो, इसको पेन लाना है, इसको ये लाना है। फिर आते समय वो याद से वो लेके आते थे, आने के बाद दे देते थे। तो इस तरह से दादियों का इतना स्नेह प्यार हम लोगों ने लिया। तो गुलजार दादी के साथ हम लोग 6 महीना तक वहाँ रहते थे। तो बीच बीच में कभी संडे के दिन हम लोग रात को बैठते थे वहाँ के निवासी सरे। तो दादी जी बहनों को पूछती थी कारोबार वगैरह सब कैसा चल रहा है। तो बहनें कहते हाँ दादी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं क्या करता था वहाँ, जैसे मधुबन में डिपार्टमेंट सिस्टम है, वहाँ भी डिपार्टमेंट सिस्टम है किचन का। कोई टिकट बना कर लाता है, कोई म्यूजियम में पेरे पर बैठता है, अरे का। तो मेरा अपना किचन का रहता था, किचन की सेवा की तो मैं तुरंत जा करके बाबा के कमरे में योग तपस्या करता था, टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो बहनें कहती थी दादी ये भाई जब भी देखो ना बाबा के कमरे में बैठता है, ताकि इसको जो सेवा मिले नहीं करता। नहीं दादी सेवा एक्यूरेट करता है, उसको सबको गरम गरम रोटी भी मिलती है, वहाँ बैठा रहता है चेयर डाल करके। लेकिन क्या है दादी एक लेबर है ना जो किचन में पोछा लगा, क्योंकि मैं तो जब किचन में सेवा शुरू किया तो वहाँ लेबर रख दिया था।
लेबर है ना, हर चीज़ में दोपहर को हाथ डालता है और चीनी वगैरह सब लेके जाता है। तो कहा कि ये भाई को सेवा देते तो बहुत अच्छा है। तो दादी मेरे को कहा कि आप पोछा लगाने की सेवा करोगे? हमने कहा हाँ दादी करूँगा। मैं हाँ जी बोलता था। फिर मैं क्या किया, किचन की भी सेवा करता था और पोछा लगाने के लास्ट में पोछा लगा के चला जाता। मैंने उसको पॉजिटिव लिया। हमने कहा अच्छा है, पोछा लगाने की सेवा करेंगे तो अभिमान भी नहीं आएगा, अपने हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसको पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में फिर कहा कि दादी क्या है, वो जो दूध लाता है ना, एक वही लेबर क्या करता था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना दूर से दूध लेके आता था। लेकिन कहा कि वो दूध में भी शायद पानी डालता है, कुछ तो होता है, तो ये भाई को सेवा देते तो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को कहा आप दूध लाने की सेवा करोगे? हमने कहा आज दादी। मैं सोचा कि साइकिल, अच्छा है साइकिल सीखूँगा। तो मुझे साइकिल नहीं आती थी, तो साइकिल सीखूँगा, हेल्थ भी अच्छे रहेंगे और वहाँ जाएंगे तो किसी को ज्ञान सुनाने का मौका भी मिलेगा। तो वो भी फिर मैंने पॉजिटिव लेकर के लिखा। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी क्या है, रात को एक पहरा देता था भाई। वहाँ क्या है, फॉरेनर रात को आते थे, 1 बजे 2 बजे फ्लाइट्स आती रहती थी अलग अलग टाइम पर। तो वहाँ मेन गेट पर बेल थी और वो बेल जहाँ वो भाई म्यूजियम था, म्यूजियम में वो सोता था। तो सोना मतलब वहाँ पहरा देना मतलब रात को जागना नहीं होता है, सोफे पर सो जाते थे म्यूजियम में। तो बेल बजते ही वो भाई जाएगा, गेट खोल करके वो भाई को अंदर लेगा, जो भी आए गेस्ट उसको चाय पानी बना करके देगा, उसके बाद उसको कमरे में ऊपर तक पहुंचाएगा। ये ड्यूटी रहती थी। फिर सो जाना है, फिर रात को और दूसरा तक। लेकिन क्या है, एक सीज़न में क्या हो गया, 2-3 बार जब गेस्ट आए वो भाई को सुनाई नहीं पड़ा। और वो भाई वो गेस्ट क्या किया, जब 2-3 बार बेल बजाने के बाद भी नहीं उठे, इसलिए वो क्या किया, वहाँ बैठे बैठे सो गया। और वहाँ तो हाईवे रहे, रोहतक रोड है, तो ब्याग किसी की मतलब उनकी चोरी हो गई 1-2 बार। तो उसको 6-6 महीना वहाँ रहना पड़ा। तो कहा कि अगर इस भाई को सेवा देते तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को दादी ने कहा वो आप रात को पहरा दोगे? हमने कहा हाँ दादी दे देंगे। तो मैं सोचा अच्छा है, पहरा दूंगा तो इंग्लिश सीखूंगा, फॉरेनर के साथ हमारा अच्छा संपर्क आएगा, हो सकता है बाबा कभी भी देश की सेवा में भेजेगा। उसको भी पॉजिटिव लिया और वो सचमुच मेरे लिए बहुत वरदान हुआ। क्योंकि भाई लोग जो रहते थे मेन बिल्डिंग के बाजू में रहते थे, और तो मेन बिल्डिंग थी, पहरे वाला अंदर सोता था और वही कनेक्ट बाबा का कमरा था। तो मैंने सोचा जब भी नींद खुलेगी बाबा कमरे में रात भर तपस्या करते रहेंगे, योग करते रहेंगे। जब भी कोई फॉरेनर 2-3 बजे आता है तो योग करने का मौका मिलेगा। तो ये भी मैंने अपना लक्ष्य समझ करके ले ली। फिर अगले सप्ताह में क्या कि दादी क्या है, वो जो गेहूँ पीसते ना, वो एक पहरे वाला रख के आता था। तो कहा कि वो फिर चेंज करते हैं, शायद कंकड़ वाला होता है, ये भाई को दे दो तो अच्छा है। तो मेरे को दादी ने कहा वो गेहूँ पीसने की सेवा करोगे? हमने कहा आज दादी। तो मैं वो भी शुरू किया। फिर और एक कोई सेवा, तो दादी ने कहा ये भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि मेरा फिर दोपहर का रेस्ट करना, ये सारा बिल्कुल टाइट दिनचर्या हो गई। माना किचन में भोजन भी बनाना है, रोटी पकाते थे। फिर लास्ट में तो दूसरा भाई खाना बनाता था, मैं रोटी पकाता था। फिर भी 200-250 भाई बहन की रोटी खड़े खड़े। तो मैं उस समय क्या करता था, समझता था चकला बेलन आवेग तो होते हैं, मेरा का शेर मेरा पनंदा में बीच में पाँव मेरे धरती पर है, ऐसा करके बाबा के हाथ में वो कितना देर खड़ा रहता पता भी नहीं चलता। इस तरह से बेलना भी खुद है और ये करना इस तरह से बना ले। तो खाना रोटी भी पकाना है, फिर उसके बाद दूध भी लाना है, पोछा भी लगाना है, फिर उसके बाद फिर रात का पहरा भी देना है, फिर गेहूँ का कभी बीच बीच में पीस लेके जाना है। फिर स्टोर का काम भी था मेरे पास, स्टोर का भी करते थे। इस तरह से पूरा बिजी हो गए। तो दादी ने कहा कि भाई को कितनी सारी हम सेवा दे रहे हैं। मेरे को बुलाया, मेरे सिर पर हाथ रखा ऐसा, कहते ये भाई आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा। और दादी का वो हाथ से आज यहाँ तक पहुँचा। इसलिए मैंने कहा अगर पत्थर को पारस मिल जाता है तो वो भी क्या बन जाता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है, वो भी सोने से। जिन्हें कहाँ हमारा जीवन था और कहाँ ऐसे दादियों के संग में आने से आज बाबा ने क्या से क्या बनाया। तो लेकिन हमने देखा, मैं तो इतनी सारी सेवा करने के बाद भी बहुत खुश रहता था। तो सभी बहनें कहती थी आप इतनी सेवा करते खुश रहते। मैंने कहा मेरा दुकान पांडवों में सबसे ज़्यादा चलता है, ज़्यादा दुआएं। कहीं उनको क्या होता है सेवा थोड़ी होती है तो वो लगता है वो, लेकिन जिसकी ज़्यादा सेवा उसका ज़्यादा भाग्य बनता है। ये मेरी, लेकिन हमने जो जो सेवा वहाँ दी थी वो किया। और वो
कईयों को क्या लगता है हमने ज़िंदगी भर में हमें पोछा ही लगाना है, हमारे यही, अगर वो सेवाओं को आप बड़े दिल से निस्वार्थ होकर के नशे से करते, हो सकता है उस सेवा से बाबा और आपको चांस देने वाला। और जब बड़ी दादी आती थी, मोहिनी बिना आती थी, मुन्नी में, ये लोग सब देखते थे ये महावीर तरह अभी दूध लेके आया क्या, फिर पोछा लगा रहा है, फिर ये कर रहे हैं। तो मोहिनी बिन बोलते थे आपको कभी मधुबन वापस लेके जाना है। दादी को कहते दादी ये भाई को हमको मधुबन में वापस दे दो, अब हमने तो 8 दिन के लिए आपको दिया था। जब ज्ञान सरोवर बन गया तो धीरे धीरे फिर उस समय अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी बन गया था, धीरे धीरे फॉरेनर कम होने लगे। तो दादी ने कहा कि मोहिनी बिन ने कहा कि अभी इनको वापस ज्ञान सरोवर में भेज दो। तो मेरे को छुट्टी दे दी, दादी ने भी छुट्टी दी। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा राखी बांध करके जाऊँगा। तो नज़दीक राखी 1 महीना था, तो राखी बांधने के दिन फिर मैं आए, राखी बांध रहे थे, सब भाइयों का नंबर हुआ था, मैं राखी बांध रहा था। तो दादी ने कहा क्या संकल्प लोगे। तो उसके बाद सारे बहनें बांधने वाले सब पीछे खड़ी थी। तो दादी ने कहा उसको ये संकल्प दो मैं ज्ञान सरोवर नहीं जाऊँगा करके। दादी ने राखी वापस ली, मेरे को कहा संकल्प करो, सब बहनें चाहते तुम यहीं रहो। तो मैंने प्रतिज्ञा की दादी मैं ज्ञान सरोवर में सेवा में नहीं जाऊँगा करके। तो फिर मैंने राखी बांधी। उसके बाद जब आए थे कहा कि अरे तुम तो ये आए नहीं, छुट्टी तो लिया था। मैंने कहा ऐसे ऐसे राखी के समय दादी ने प्रतिज्ञा कराया तुम तो यही रहोगे बोल दिया। फिर कुछ समय के बाद फिर ज्ञान आया, जब शांतिवन बन गया तो दादी ने कहा, मोहिनी मैंने कहा कि अब तो आपको मौका है। तो फिर दादी को कहा इसको भेजो। फिर दादी ने भी बड़े प्यार से मेरे को छुट्टी दी, नहीं कहा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत दिल से सेवा की। और फॉरेनर भी काफ़ी कम आते थे क्योंकि अहमदाबाद होने के कारण नज़दीक यहाँ। तो कहा कि आपको ज़्यादा सेवा की शौक़ है, आपको ज़्यादा सेवा मधुबन में मिलेगी। तो इसीलिए फिर मेरे को छुट्टी प्यार से दी। लेकिन दादी ने कहा आपने इतना अच्छा पांडवन में सेवा की, आपके लिए हमारे तरफ से कुछ गिफ्ट मांगो। मैंने कहा दादी मेरे को क्या गिफ्ट चाहिए, नहीं बताओ क्या चाहिए। तो नीलूबेन ने कहा कि दादी ये जब से यहाँ आया कहीं भी गया नहीं, इधर उधर घूमने के लिए गया नहीं बीच, इसको 6 महीने के लिए छुट्टी दे दो, सेवा मतलब कहीं ना कहीं घूमने के लिए भेजो। तो दादी को अच्छा लगा था कि हाँ ठीक है। दादी ने एक चिट्ठी लिखाई और कहा बहनों के लिए नाम से, कहा कि भगवान भाई है और उनको ऐसे ऐसा खातिरी करना है, आपके पास क्लास भी कराएगा, घूमेगा फिरेगा करके। तो मैं चला गया। लेकिन फिर मैं वहाँ से हरिद्वार गया और देहरादून आसपास कहीं गया। तो मेरे को संकल्प चला तो क्या दुनिया में क्या घूमना है, एक मधुबन से भी और क्या चाहिए। वापिस आया और दादी ने मेरे को और एक गिफ्ट के रूप में एक चेयर दी थी। माना दादी क्या करती थी, योग करती थी, वहाँ बगीचे में बैठ करके आराम चेयर थी। कहते आप दादी के लिए दूसरी लाई थी, तो कहा कि इसके ऊपर बैठ करके तुम योग लगाना। तो मैं वही गिफ्ट लेके आया फिर मधुबन में। और उस समय तो यहाँ बन रहा था, तो मेरे को एक 6-7 महीना ऊपर रखा फिर। तो इसी तरह कहने का मतलब अगर हम बड़ों का कहना मानते हैं, सचमुच बड़ों के हमारे लिए दुआएं मिलती है और हमारे अंदर बहुत सारी विशेषता आ जाती है। हमारे अंदर कोई विशेषता थी नहीं, लेकिन बड़ों का कहना मानने से वो विशेषता ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो दादी के साथ ऑलराउंडर दादी भी रहती थी, उनकी माता जी। तो कभी कभी हम जब भी फ्री रहते थे दादी के पास जाते थे, तो दादी जी ऊपर नीचे देखती थी, कहते लाल लाल बोलती थी, कहते लाल जुराब नहीं पहना। हमने कहा दादी आज ठंडी नहीं, नहीं ये बाबा का वैल्यूबल शरीर है, उसको संभालना है, बहुत सेवा लेनी है, फटाफट अपना निकाल करके इसको बोले पहने। इतना दादी का प्यार रहता था। और दादी का अगर सभी को टोली दे दी, अगर कोई एक भाई बाहर आए तो दादी क्या करती थी, टोली लेकर के बैठे फिर नींद भी आई तो सो जाती थी, टोली हाथ में, उठते ही बोले कि वो भाई आया उसको टोली देने। इतना जैसे प्यार हमें, इसलिए घर कुछ याद ही नहीं आता था। तो एक बार शुरू में जब मैं 1 महीना ही हुआ था, तो उस समय मेरा कोलगेट ख़त्म हुआ। तो मैंने पूछा कि कोलगेट वगैरह फैंसी सामान कौन देता है, कहा कि ऑलराउंडर दादी देती है। तो मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी हमको कोलगेट चाहिए। तो दादी ने कहा लालो पुराना लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देने वाली होगी। तो और आते समय चकला बेलन भी लेके आना बोला, लेके गया। तो चकला बेलन चकले के ऊपर वो रख दिया कोलगेट का जो ये, और उसके ऊपर बेलन से अच्छी तरह घिसा, थोड़ा सा निकला, कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ बोलते। और उस समय दादी ने एक बहुत गहरी बात बताई, कहा कि लाल अगर हमको यज्ञ के लिए पैसा चाहिए ना,
हम बाबा को संकल्प करते हैं, बाबा यज्ञ के लिए पैसा चाहिए, जरूरत है। तो बाबा क्या करता है, किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है तुम यज्ञ के लिए पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा, 1 का 1000 गुना दूंगा। वो भावना देता है। तो उस जिज्ञासु को लगता है अरे कोई बयान के नहीं दे, भगवान वो भावना आते हुए भंडारी में डालता है। और दादी ने कहा वो बाबा पैसा हमारे हाथ में देता है, कहता है तो उसका 1 का 1000 प्लस तुम्हारा इससे फायदा करना, इतना इसको यूज करना। उस बात से मेरी तो आंखें खुल गई। और तब से लेकर के आज तक शायद में 35-40 आज तक भले इतना सेवा में पूरा इंडिया में कोने कोने में गया हूँ, लेकिन ना मेरे पास कोई गाड़ी रखी है, ना कोई साइकिल रखी है। और जब भी जाता हूँ ट्रेनों में स्लीपर में ही जाकर के टिकट से, स्लीपर भी अभी चाहे 5-6 साल से करता हूँ, उससे पहले जनरल में निकल जाता था। ये हमने दादियों से इकोनॉमी की पार्ट सीखी, इकोनॉमी से कैसे चलना है। गुलजार दादी भी मैं देखता था, कभी भी पैसे को कभी भी ये हाथ से लेकर के अगर कोई भी देता तब कहते यहाँ रखो। और दादी जी की एक विशेष, दादी की कोई करता था ना, दादी कहते बाबा की महिमा नहीं है, बाबा की। वो दादी हमेशा करती। आज ये मैं कभी सोचा कि सचमुच दादी का शरीर नहीं छूटा, लेकिन क्योंकि हमने तो साकार में ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, शिव बाबा को भी नहीं देखा, लेकिन दादी बाबा को भी देखा और शिव बाबा को भी देखा और दादी, ये 3 रथ जैसे गए। तो इसलिए ये जैसे पिछले साल जानकी दादी का शरीर छोड़ा, कितनी समस्या, मतलब उसके बाद क्या कितना बड़ा लेसन पाठ पका है, लेकिन अब ये दादी का, गुलजार दादी का शरीर छोड़ना अर्थात यज्ञ के लिए बहुत बड़ा ये एक लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है। ऐसी दादी तो मुझे लगता है हमें केवल फिर 5000 साल के बाद ही मिलेगी इसी स्वरूप से। तो दादियों से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं देखता था दादी इतना निरंकारी रहती थी, कभी कभी क्या है नीचे फ्रीज नहीं रहता था, फ्रीज ऊपर रहता था, तो हमको कभी टमाटर वगैरह डालना होता था, कहीं आटा ऊपर फ्रीज में रखते थे, नीचे गर्मी में ख़राब हो जाएगा, तो हमें नीचे से बेल बजाते थे। बेल बजाने के बाद अगर बहनें नहीं आती थी, दादी खुद उठ करके आएगी और कहते भगवान भाई क्या चाहिए। हमने कहा दादी आप नहीं, मैं आऊँ, नहीं बताओ क्या चाहिए। हमने कहा दादी जी टमाटर चाहिए। तो दादी जी फ्रिज खोल करके टमाटर वगैरह देते थे। और वहाँ टोकरी लगी रहती थी, जब भी रोटी चाहिए होती थी वो नीलू कहेंगे वो टोकरी में डाल करके दे देते थे। तो इतना दादी जी निरंकारी होकर के तो रहती थी। एक बार मुझे किसी ने कुछ बोल दिया था, दादी ने बहुत समझाया कि देखो हमको भी कोई डांटता है तो हम संकल्प नहीं चलाते, कुछ नहीं करते, तो इसे इस तरह की बात। एक बार क्या हुआ, और एक अलरू दादी की बात सुनाता हूँ। किसी की बहन की चप्पल टूटी थी, तो दादी ने मेरे को बुलाया, कहा लाल इधर आओ, और पर पैसे दिए और कहा कि 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरे जेब में 10 पैसा रखना, दोनों इकट्ठा नहीं रखना, क्योंकि पुराने जमाने के दादी वो विचार वाले। तो कहा कि यहाँ से सीधा जाना, लाल बत्ती आएगी, वहाँ से सीधा जाएंगे तो वहाँ मोची बैठे रहते करोल बाग के तरफ, मार्केट की तरफ, तो वहाँ जा करके चप्पल टिक करके लाना। तो मैंने लेके आया टिक करके। तो जाने के बाद मोची को कहा कि भाई ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसे लेंगे। उसने कहा 50 पैसा लेंगे। मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया। कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा जाओ। तो मैंने उसको कहा कि आपको पता है यहाँ एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में सेंटर ब्रह्मा कुमारी बोलेंगे थोड़ा इतना भावना नहीं, आश्रम कहते हैं बहुत बड़ी भावना हमको। हमने कहा यहाँ आश्रम है और वहाँ जो देवियाँ रहती है ना उनकी चप्पल है। अच्छा कहा कि वो सफ़ेद ड्रेस वाली देवियाँ। कहता है मेरा तो ये भाग्य, चप्पल लेकर के माथे लगाया उसने और रख दिया। और उसने क्या किया, बस ठीक करके दिया। और उसके बाद मैंने पैसे दे रहा था, कहा कि नहीं आप तो आश्रम का है ना, लेके जाओ। तो मैं आया, दादी को चप्पल भी दे दिया और पैसे भी दे दिया। कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। कितना बड़ा गणित लगाया ना दादी का ये कि अगर किसी का थोड़ा भी हम तन लगाते, धन लगाते, वो वेस्ट नहीं जाता,
वो हमको मिलता है उसकी प्राप्ति। और फिर जब भी किसी की चप्पल टूटती थी मेरे पास पकड़ा लेती थी, जाओ ठीक करके। तो मैं वो मोची को ज्ञान सुनाता था, फिर कभी कभी टोली खिलाता था, मैगजीन देता था। तो एक बार उसको म्यूजियम दिखाने के लिए लाया ना। दादी जी हमें ये सिखाती थी कि कभी भी जा कर के ये नहीं कहो कि अच्छा ये सब्जी कितने का है ले लो और जितना पैसा, नहीं कहो कि आश्रम के लिए लेके जा रहे हैं। अगर आप उसको कम करेंगे आपका भाग्य बनेगा। कभी जब हमें गेहूँ पीसने के लिए जाते थे, कभी कभी बोरी लेके जाना पड़ता था। तो दादी कभी बोरी में वो ये नहीं करते थे तो साइकिल पर लेके जाऊँ। तो एक बार क्या हुआ, साइकिल पर लेके जा रहे हैं, हमने बहुत समझा दादी वो तो अकेले कैसे लेके जाएं, नहीं कहते साइकिल पर भी यहाँ पहरे वाले से बिठाओ। तो एक बार रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, बोरी पर लेके जा रहे थे, वो बोरी का वो धागा ही निकल गया सारा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक गेहूँ बिखर गया। फिर मैंने गुलजार दादी को बताया, दादी ऐसा ऐसा, नहीं दादी को नहीं समझाया, नहीं कहा कि अभी आजकल ज़माना ऐसा है तो ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं तो सारा जमा क्या हो सब खत्म हो जाएगा। फिर इसलिए फिर वो साइकिल रिक्शा में लेके जाओ। फिर हम दादी फिर बोलती थी उसको पैसा नहीं देना, उसको ऐसे कैसे बात करना सिखाती थी। उसको कहना भाई जी आप कौन सी जगह से आए हो, भाई जी आपके घर में कौन कौन रहते। अब भाई जी बोलेगा तो एक लेबर और वो साइकिल चलाने वाला, उसको लगता था अरे हमको तो पैसे तो बहुत लोग देते लेकिन ये कितने अच्छी बात करते हैं। फिर वो जब ये पैसे मांगेंगे तो मतलब ये करेंगे तो मांगेगा नहीं, और वो सचमुच ऐसे करते नहीं करके आश्रम का है ना हम ऐसे ही करेंगे। उनको टोली खिलाते थे, म्यूजियम देखते थे। तो इस तरह से दादियाँ कैसे केवल इसे नहीं लेकिन औरों का कैसे धन लग जाए, कैसे सेवा जाए, ऐसी छोटी छोटी बातें हमें सिखा लेती थी। तो दिल्ली से जब मैं यहाँ भी आया, यहाँ भी कभी जब दादी जी के पास जाकर के मिलते थे, तो जब भी दादी के पास जाते थे दादी कहते थे भगवान भाई पांडवों के लिए एक भाई चाहिए, अब कोई भाई तैयार करके दे दो। तो मैं क्या करता था उसको 6-7 महीना कई दिनों तक रखता था अपने पास। वो देखता था कि कैसा है, एक्टिव है, समय पर आता है, ऐसा सिलेक्ट करके कुछ भाई भेजते थे। तो इस तरह से काफ़ी सारे भाइयों को तैयार करके भेजा। जब भी किसी को चाहिए होता था, एक बार सोनीपत के अमितचंद भाई ने दादी को कहा हमको कुछ भाई चाहिए, तो कहते भगवान भाई को फ़ोन करो आपको भाई तैयार करके दे देगा। तो इस तरह से दादी का विश्वास रहता था कि ऐसे कई भाइयों को हमने बना के भेजा है। तो एक बार किचन में थोड़ा हमारा कुछ आपस में कुछ हुआ तो मेरे को थोड़ा ये हो गया। तो मैं जब दादी के पास जाकर के पूरा कहानी सुनाया, हमने कहा दादी जी ऐसा ऐसा हुआ। दादी कहने कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आप कुछ नहीं सोचना, हम हैं। हाँ, तो ऐसे हमको दादी का हमेशा निश्चित करती थी, कहते हम बैठे हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, हम बैठे। इसी तरह तो एक बार मेरे को वहाँ से आने के बाद, वहाँ तो हमने खूब तपस्या की, कर्मना सेवा की, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मुझे किचन की सेवा दिया। यहाँ जो भी बड़ा जो भंडार है उसमें हर्षित काके के साथ मित्र बन करके सेवा करते थे। लेकिन वो सेवा करते करते लगता था और भी कुछ सेवा करना है। 7-8 मुझे यहाँ भी बड़ी दादी के पास रोज रात को 8:30 बजे जाते थे। मीनू कल क्या क्या भोजन वाला निकले थे। तो बड़ी दादी की भी बहुत सारी हमने पालना ली। कि और कुछ सेवा करना है। तो उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे काफ़ी सारे स्कूलों में सेवा करना शुरू किया, क्योंकि पांडवों में तो बहुत सारी सेवा करते थे, हमेशा बिजी रहते थे। लेकिन यहाँ तो 1-1.5 घंटे में खाना बन जाता था। हम सोचा अब क्या करेंगे। तो मैं जा करके तपस्या धाम में लोगों को बुला करके वहाँ क्लास कराते थे। शुरू में दिन में रेस्ट करने के बजाय क्लास कराते थे। यहाँ कोई नहीं रहता, कुछ बोर्ड लिखे रहते थे। अब देखते होंगे शुरू में जो कोई भाई बहन आते होंगे, बोर्ड बना करके लिखते थे। उसके बाद कभी कोई नहीं होता था, कुछ आर्टिकल लिखते थे। कभी आबू रोड में जाकर के स्कूल में सेवा करते थे, क्योंकि दिल्ली में जो ज़्यादा सेवा करने की आदत लगी थी, तो सेवा के कारण माना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। हम ये का इतना खाते हैं तो उसका कुछ ना है, उसे भी सेवा करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से करते करते हमने स्कूलों में सेवा करना शुरू किया, जेल की सेवा करना शुरू किया। और करते करते करीबन 2010 में करीबन 800 जेलों के अंदर जाकर के बाबा का संदेश दिया होगा, और करीबन 9-10 हज़ार स्कूलों में भी किया था। और उसका रिकॉर्ड बन गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ था। तो एक बार फिर जो रिकॉर्ड बना था तो दादी के पास गए थे, हमने कहा दादी को दिखाने के लिए। तो उस समय वहाँ दादी के वहाँ कोई था ही नहीं,
तो दादी दादी कहते अच्छा मेरे दिखाया। फिर बाद में दादी का ये आपके साथ फ़ोटो खींचना ही लंबा सा फ्लैक्स था, क्योंकि मेरे पास जो भी जेल की सेवाई किया सारा उसका फोटोग्राफ्स बना कर रखा है। तो दादी कहती कोई बात नहीं, आप पकड़ो। एक सिक्योरिटी खड़ा था, उसको बुलाया और कहा कि इनके साथ फोटो ना। निरंकार दादी बाप समान कैसे हमने वो छोटी छोटी बातों का अनुभव कराया। और उसके बाद जब भी बीच में जाते थे, दादी को एक बार मैंने प्रश्न पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं, मतलब किस बात का अटेंशन देते हैं, मुझे छोटी छोटी बातें हम लोग पूछ ले। दादी कहती नहीं, मैं शुरू से लेकर के ज़्यादा अशरीरी बनने का अभ्यास करती, पुरुषार्थ कर। मेरे सामने कोई भी आ जाए वो भी अशरीरी बन जाए, तो ये अशरीरी का अभ्यास किया। तो दादी जी को श्रद्धांजलि देना, अर्थात दादी के अंदर जो विशेषता है, दादी की जो भावना है, हमें उन भावनाओं को करना और बाप समान बनना। जैसे दादी का भी लक्ष्य था कि हमें बाप समान बन करके ये इस यज्ञ को तन मन धन से, भले चाहे गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन हमें ये यज्ञ को अपना समझ करके हर बात से हमें कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी औरों की नहीं देखना, वायुमंडल को अच्छा बनाना। यही आज की जो मुरली थी ना, यज्ञ रक्षक इसको कहेंगे। तो आप सभी भी यज्ञ रक्षक बन करके, दादी ने इस यज्ञ को यहाँ तक लाया, तो हमें भी एक बार जैसे दादी जी को मैंने ये पूछा था कि आप लोग पाकिस्तान में जब रहते थे उस समय आप लोगों को डर नहीं लगता था? जैसे वो वहाँ पहले सुनते थे कि जैसे हिंदुओं को काट काट करके ट्रेनों में भर भर के ऐसे भेज रहे थे ऐसे। तो दादी ने कहा नहीं, हमको तो बाबा ने 14 साल में तपस्या कराई थी और ये अनुभव करा था कि आप साधारण नहीं, आप देवीय हो, आप देवीय हो। तो दादी ने कहा हम इस स्वरूप में रहते थे, हम देवी है, तो हमारा वो साधारण बच्ची दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन देवियों के रूप दिखता था। मुसलमान लोगों को भी देवी का रूप दिखता था, कहते देविया तुम लोगों को तो कोई तंग नहीं करता ना। तो हमें भी जो आदि में वो अंत में भी होने वाला है, तो हमें भी उस स्वरूप में सोमान में कोई ना कोई शरीर के अभ्यास में स्थित रहना है, ताकि अंत में आने वाली परीक्षा में हम पास हो सकेंगे। इसीलिए दादियों के साथ की बहुत सारी बातें हैं, ये बातें ऐसे यादगार रहेंगी, अनुभव करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शांति।